हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमिटोजेनेसिस, जिसको हम लोग oogenesis भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने मेल गैमिटोजेनेसिस पढ़ लिया था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है oogenesis पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें जो है हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि oogenesis कैसे होता है और कहाँ पर होता है। ठीक है, और कौन सी एज में होता है, फीमेल्स की बॉडी में कौन सी एज में होता है, इसको भी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो oogenesis के साथ साथ में जो है हम लोग इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, oogenesis को मैंने और क्या नाम बताया कि भाई, oogenesis को हमने और ये भी बताया कि oogenesis को जो है हम लोग फीमेल गैमिटोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, तो फीमेल गैमिट्स को क्या बोला जाता है? ओवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवा। तो वही ओवा के बेसिस पर ही, क्योंकि यहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इस वजह से इस प्रोसेस को जो है हम लोग oogenesis बुला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक ओवा बना करके भी दिखाया हुआ है आप लोगों को। ठीक, तो हम लोग जो है अब oogenesis को कंटिन्यू करेंगे कि भाई oogenesis होता कैसे है और कब होता है। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो oogenesis होता है और जो फीमेल बॉडी में हो रहा होता है। सबसे सिंपल सी बात भाई, oogenesis कहाँ पर होगा? फीमेल बॉडी में होगा। तो ये फीमेल बॉडी में कब होता है? जब फीमेल बेबी जो है माँ के एम्ब्रियो में रहती है, उसी टाइम पर ये होता है। ठीक है, oogenesis कब होता है? जब वो माँ के गर्भ में होती है। फीमेल बेबी जब माँ के गर्भ में होती है, जब उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब उसके जो है ओवरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब मान लो कोई बेबी है जो माँ के गर्भ में है। ठीक है, तो उस टाइम पर जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, मान लो चलो हाथ पैर सर ये सब बनते गए, तो जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनना चालू हो जाता है और उसमें जो है जब ओवरी का फॉर्मेशन हो चुका होता है, जब हो चुका होता है, तो उसी टाइम पर जैसे ओवरी बन करके खत्म हुई, उसी टाइम पर जो है वहां पर जो है कह सकते हो oogenesis चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब oogenesis का इनिशियल प्रोसेस जो है वो जब माँ के गर्भ में है ना, तभी उसके ओवरी में चालू हो जाता है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछे कि oogenesis कब स्टार्ट होता है फीमेल की बॉडी में, तो आपको ये बताना है कि जब वो माँ के गर्भ में रही होगी ना, उसी टाइम से जो है उसके अंदर oogenesis का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कह सकते हो oogenesis एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब मेल में क्या होता है भाई, मेल में जब एडोलसेंस में आते हैं, जब हम प्यूबर्टी पे आते हैं, तब क्या होता है, मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है। मतलब 12 से 14 की उम्र में जो है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है। लेकिन वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं, तो लगभग वो जब 6-7 महीने की होती है, जब माँ के गर्भ में ही रह रही होती है, जब से उसके अंदर ओवरी बन गया, तभी से जो है वो oogenesis का प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें जो है कुछ समय के लिए वो पॉज हो जाता है, या फिर कह सकते हो रुक जाता है। फिर वो जब मतलब बेबी का डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस चलता है। फिर जब वो 12 से 13 साल की होती, तब उसके बाद और कुछ प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, तो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इनिशिएशन या कह सकते हैं जो शुरुआत होती है, वो जब माँ के गर्भ में थी, जब से ओवरी बना हुआ है, तब से जो है ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या कह रहा है कि oogenesis कब स्टार्ट हुआ, इनिशिएट कब स्टार्ट हो रहा है भाई, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही, जब ये माँ के गर्भ में है तभी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के टाइम पर ही जो है क्या होना चालू हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर जैसे मान लो ये ओवरी होगा, तो ओवरी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, आर फॉर्म्ड। तो इसमें जो है ढेर सारे, मिलियंस ऑफ की बात हो रही है, मतलब कि ढेर सारे जो है oogonia का फॉर्मेशन कब हो जाता है, ये ऐसे ढेर सारे जो है oogonia का फॉर्मेशन कभी हो जा रहा है, जब ये बच्चा कहाँ पर है, माँ के गर्भ में है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जब ये फीटस है, उसी टाइम पर जो है ये फीटल ओवरी हो गया। ठीक है, ये क्या है, फीटल ओवरी है। तो ये फीटल ओवरी में ही जो है मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, उसी टाइम पर ये बन जाता है। और क्या कह रहा है कि
कोई भी नया oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा जब बेबी का बर्थ हो जाएगा। मान लो कोई बेबी, जो भी हम जिस बेबी की बात कर रहे हैं, जब वो माँ के गर्भ में थी उसी टाइम पर क्या हुआ, उसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब मान लो वो बेबी डिलीवर हो गई, 9 महीने बाद वो डिलीवर हो गई, तो अब उसके अंदर कोई नया oogonia का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। जो मिलियंस ऑफ oogonia बन चुके थे अब वही वो लेकर के कैरी फॉरवर्ड करेगी, वही लेकर के आगे डेवलप करेगी। अब उसी में से ओवा बनेंगे, उसी में से जो है रिप्रोडक्शन होगा, उसी में से फीमेल प्रेग्नेंट होगी, वही सब करने वाले हैं। जितने भी ओवा बन चुके हैं, या फिर कह सकते हो जितने भी oogonia बन चुके हैं, या फिर गैमीट मदर सेल्स बन चुके हैं, बस वही परमानेंट होते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे तो मर जाते हैं। जब वो बेबी डिलीवर हुई, जब तक वो अपने प्यूबर्टी तक आती है, या फिर कह सकते हैं 12-13 साल की उम्र तक आते आते जो है उसके अंदर बहुत सारे जो ये oogonia होते हैं या फिर गैमीट मदर सेल होते हैं ना, वो बहुत सारे मर भी जाते हैं। जैसे यहाँ पर मिलियंस ऑफ है ना, तो मिलियंस ऑफ में मर करके जो है लगभग 60 से 80 हज़ार ही बचे रह जाते हैं बस। एक मतलब कह सकते हो एक ओवरी में, फीमेल में क्या होगा, 2 ओवरी होगा राइट एंड लेफ्ट साइड में। जैसे मेल में क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, वैसे फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 ओवरीज होते हैं। तो ये जो मिलियंस ऑफ गैमीट्स है ना, इसमें से जो है कह सकते हो कि 60 से 70 या फिर 60 से 80 हज़ार, 60 to 80,000 oogonia ही जो है बचे रह पाते हैं, और बाकी जो है डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। जब तक वो प्यूबर्टी पे आती है तब तक मैक्सिमम जो है oogonia डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ 60 to 80,000 oogonia जो है लेफ्ट आउट रह जाते हैं या फिर जिंदा रह पाते हैं। देखते हैं आगे कैसे क्या हो रहा है। देखो ये फीटल ओवरी है, ये फीटल ओवरी है, ठीक है। जब ये माँ के गर्भ में बेबी है तो उसी टाइम पर जो है उसकी ओवरी बना करके दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने इसके पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, तो उस टाइम पे मतलब जब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने ओवरी देखा हुआ था। और ओवरी में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, जो पेरीफेरल किनारे किनारे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है। पेरीफेरल वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं और मिडिल वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। मेडुला में क्या होता है, न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम का मतलब समझिएगा, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, न्यूरॉन सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। ये सारी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, मेडुला वाले रीजन में। मतलब न्यूरॉन सेल्स वगैरह जो है मेडुला में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो है आपके कह सकते हो गैमीट मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ में ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर स्ट्रोमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ग्रेनुलोसा सेल्स और स्ट्रोमा सेल्स क्या होते हैं। देखो ग्रेनुलोसा सेल्स, स्ट्रोमा सेल्स जो है मेजर सेल या फिर कह सकते हो उसी से कॉर्टेक्स बना ही होता है, ठीक है। उसी से कॉर्टेक्स वाला रीजन, जो ओवरी का कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, उसी से बना ही होता है। ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर स्ट्रोमा सेल से जो है ये पूरा जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा किससे भरा हुआ है, स्ट्रोमा सेल्स या फिर ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर के पूरा ये भरा हुआ है। अब उसी में क्या होते हैं, उसी में जो है बीच बीच में ढेर सारे जो है, बीच बीच में ढेर सारे जो है oogonia सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, oogonia सेल्स या फिर oogonia भी बोला जाता है, oogonia सेल्स पाए जाते हैं, जिसको जो है हम लोग गैमीट मदर सेल भी बोल देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि गैमीट मदर सेल कहाँ पर पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या पाया जाएगा, oogonia। oogonia जो है हमेशा कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाएगा। ये जो रेड कलर के आपको मैंने बनाकर दिखाया हुआ है, ये सब रेड कलर के, ये सब क्या है, oogonia है। और जो व्हाइट कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, व्हाइट कलर वाले, ये व्हाइट कलर वाले जो है ग्रेनुलोसा सेल्स हैं या फिर स्ट्रोमा सेल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर स्ट्रोमा सेल्स बोलते हैं, जो कि जिससे जो है कह सकते हो ओवरी का कॉर्टेक्स वाला रीजन बना होता है, ठीक। तो अब देखो क्या होता है, ये oogonia जो है, oogonia को जो है हम लोग स्टेम सेल भी बोल सकते हैं या फिर जर्म सेल बोल सकते हैं। जर्म सेल या फिर स्टेम सेल बोलते हैं। अब ऐसे मेल में देखते थे तो हम लोगों ने मेल में क्या देखा था, स्पर्मेटोगोनिया हुआ करता था। स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते थे, जर्म सेल बोलते थे मेल का। यहाँ पर क्या है, oogonia है। oogonia को क्या बोल रहे हैं, फीमेल का जर्म सेल। क्या बोल रहे हैं,
फीमेल का जर्म सेल या फिर इसी को स्टेम सेल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी से जो है आगे जाकर के ओवा का फॉर्मेशन होगा और वही ओवा क्या होगा, आगे जाकर के फर्टिलाइज होगा स्पर्म से और फिर पूरी हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करने वाला है। इसी वजह से उगोनिया को क्या बोल रहे हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। अब इसकी प्लॉइडी देखते हैं, तो प्लॉइडी कैसा है इसका, प्लॉइडी 2n है। प्लॉइडी 2n का मतलब क्या हो गया, ये डिप्लॉइड होंगे। जर्म सेल्स हमेशा डिप्लॉइड होते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी कैसा था, डिप्लॉइड हुआ करता था। तो यहाँ पर उगोनिया सेल भी कैसा है, डिप्लॉइड है। अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया सेल का भी क्या हुआ था, पहले माइटोसिस हुआ था, फिर उससे क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बने थे। यहाँ पर भी उगोनिया का क्या हो रहा है, उगोनिया का माइटोसिस हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte बनता है। वहां पर क्या बन रहा था, स्पर्मेटोगोनिया का जब माइटोसिस होता था तो वहां पर बन रहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ पर बन रहा है प्राइमरी oocyte, क्योंकि ओवा बनेगा ना भाई, तो इसकी वजह से इस सेल को क्या बोलते हैं, oocyte बोलते हैं। और ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है। जब प्राइमरी oocyte बनता है वो कैसा होता है, वो उसकी प्लॉइडी देखते हैं तो वो डिप्लॉइड होता है। वैसे वहां पर प्राइमरी oocyte में भी क्या था, सॉरी मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कैसा था, वो भी डिप्लॉइड ही हुआ करता था। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है वहां पर उसके बाद होता था मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte में जो है क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है मियोसिस होता है, मियोसिस 1 चालू होता है यहाँ पर। ठीक है, अब वहां पर जब मेल गैमेटोजेनेसिस में जो देखा था हम लोगों ने, जब वहां पर मियोसिस चालू होता था ना, तो वो कंटिन्यूअसली मियोसिस 1 खत्म होता था, फिर मियोसिस 2 चालू होता था, मियोसिस 2 भी खत्म हो जाता था। ठीक है, एक सेल से 4 सेल बन जाते थे, मतलब कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है 4 स्पर्मेटोजोआ बनते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ केस विशेष है, कुछ स्पेशल केस है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो है जो मियोसिस चालू हो रहा है ना, वो स्टार्ट तो हो जाता है। ये सब कब हो रहा है, ये भी जान लो, ये सब कब हो रहा है, फीटस की ओवरी में। ये सब जो है कह सकते हो, जो मैंने बताया ना, जो oogenesis का प्रोसेस वो कब स्टार्ट हो रहा है, जब वो फीमेल क्या है, माँ के गर्भ में ही है। वो अभी वो बेबी का डिलीवरी नहीं हुआ है। ठीक है, फीमेल बेबी जो है अभी वो कहाँ पर है, माँ के यूट्रस में है, माँ की बॉडी में ही है अभी। ये सब प्रोसेस उसी टाइम पे ही चल रहा है। समझ लो फीमेल बॉडी, फीमेल कह सकते हो इतना ज्यादा क्यूरियस होती है, वो उसको मतलब समझ लो वो एक्साइटमेंट के मारे रह ही नहीं जा रहा। उसको ओवरी बन गया भाई, अब उसको ओवा बनाना है। ठीक है, उसको रुकना ही नहीं है। मेल क्या होता है, मेल हमेशा प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, वो हर काम को धीरे धीरे करेंगे, जब समय आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये नोटिस किया ही होगा। मेल अक्सर क्या होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मेल्स कैसे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप के होते हैं। वो हमेशा अपने काम को एंड टाइम के लिए टाल देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, मतलब हमारा जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, तो कब हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस, जब हम 12-13 साल के हो जाते थे। मेल जब 12-13 साल के हो जाते थे तभी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता था। लेकिन उगोनिया में देखो, या फिर कह सकते हैं फीमेल में देखें, तो ओवा का फॉर्मेशन कब चालू हो गया, जैसे ओवरी बना काम चालू तुरंत। इसको संतोष ही नहीं है कि भाई बैठो आराम करो फिर काम करते, नहीं, ओवरी बन चुका है तो हमको भाई ओवा बनाना है। ठीक है, तो तुरंत जो है वो क्या कर रहा है, उगोनिया सेल्स जैसे ही बने, या फिर जो भी इसके मदर सेल जर्म सेल्स है, उगोनिया को इनका मतलब उगोनिया क्या है, इनका जर्म सेल है, ये तुरंत ही उसका माइटोसिस करने लगा भाई। तुरंत प्राइमरी oocyte बना रहा है, तुरंत मियोसिस कर रहा है, तुरंत जो है सारा इसको काम ओवा बना दे रहा है तुरंत। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारा मदर नेचर है, मदर नेचर का कहने का मतलब जो है हमारी प्रकृति है, वो नहीं चाहती कि भाई तुम माँ के गर्भ में उसी टाइम से ओवा प्रोड्यूस करना चालू कर दो। एक तो तुम्हारे अंदर क्या है, उगोनिया का नंबर भी फिक्स है। हाँ, मिलियंस ऑफ मान लो कह दो उगोनिया है तुम्हारे, मिलियंस ऑफ में कह सकते हो 10 लाख मान लो है। ठीक है, 10 लाख तुम्हारे पास उगोनिया है। अब तुम माँ के गर्भ में हो तभी से बनाना चालू कर दोगी, वो नंबर भी फिक्स है इनका। वो नंबर जब बनना मान लो उसी टाइम से एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे मरना चालू कर देंगे वो लोग बन के भाई, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होना है, क्योंकि अभी वो खुद ही क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अभी उसकी बॉडी का फॉर्मेशन खुद ही माँ के गर्भ में हो रहा है। तभी से वो जो है अगर उगोनिया बनाना चालू कर देगी, बना तो रही है फिलहाल, ठीक, वो जबरदस्ती करती ही है, बनाना चालू कर देगी, तो भाई सारे उगोनिया तो माँ के गर्भ के टाइम पर ही मर जाएंगे। तो इसकी वजह से मदर नेचर जो है इसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, इसको रोकने की कोशिश करती है, जो भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, इसको देती ही नहीं। ठीक है, ये उगोनिया बनाने के लिए जो है जो भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा मदर नेचर कहता है कि हम तुमको देंगे ही नहीं, तुम बना के दिखाओ। ठीक है, उस चक्कर में जो है हमारा ये प्राइमरी oocyte जो है नाराज भी होता है। कैसे नाराज होता है अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1। कहाँ पर रुक जाता है, प्रोफेज 1 में। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मियोसिस का जो स्टेप होता है वो 2 स्टेप में चलता है, एक तो मियोसिस 1 होता है और एक
मियोसिस 2 होता है। सेल डिवीजन अगर आप देखिएगा तो मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में भी क्या होता है, प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज 1 होता है, टीलोफेज 1 होता है। ये सब स्टेप जो है मियोसिस 1 में होता है। फिर उसके बाद मियोसिस 2 होता है, तो मियोसिस 2 में भी सारा चीज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2 सेकंड सब उसमें भी ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 चल रहा है, तो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, प्रोफेज 1 पे ही क्या हो जा रहा है, ये प्राइमरी oocyte का जो डिवीजन हो रहा था ना वो रुक जाता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा पहला सीढ़ी पे कदम रखता है कि भाई अब डिवीजन करना चालू करना है, उसी पे क्या होता है, अरेस्ट कर दिया था कि रुक जाओ, स्टैचू बोल देते हैं, ठीक है, स्टैचू बोल देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है भाई, उसके डिवीजन को रोकना है, तो प्रोफेज 1 पे उसको रोक देते हैं, प्राइमरी oocyte को, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी oocyte को जो है हमने क्या किया, प्रोफेज 1 पे ही रोक दिया, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे ही रोक दिया। अब भाई जो प्राइमरी oocyte होती है भाई नाराज हो जाती है कि भाई हमको रोक क्यों दिया, हमको डिवीजन करना है, हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब नाराज हो जाती है। अब यहीं पर बैठी है, ये उगोनिया था, ठीक है। उगोनिया क्या हुआ, प्राइमरी oocyte में माइटोसिस करके चेंज हुआ, देखो रेड से मैंने ग्रीन बना दिया, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये ग्रीन कलर वाले जो आपको दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। यहाँ पर मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो चुका है। अब प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो चुका है, तो प्राइमरी oocyte में क्या बता रहा हूँ, नाराज हो जाता है कि भाई रोक क्यों रहे, मुझे बनने दो, मुझे डिवाइड होना है, मुझे प्राइमरी फॉलिकल बनना है, सेकेंडरी फॉलिकल बनना है, मुझे ओवा बनाना है। तो मदर नेचर कहती नहीं वे, ऐसा नहीं करना है तुमको, अभी रुकना है, आराम से चलना है हमको, अभी तुमको तुम्हारी डिलीवरी होगी, तुम 16-17 साल की होगी, फर्टिलाइजेशन स्टेज में आओगी, रिप्रोड्यूस करने वाली स्टेज में आओगी, तब जाकर के हम लोग गोवा बनाएंगे। कहती नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी जल्दी करना है, एक ही जिंदगी मिला है, फटाफट खत्म करो मैटर, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte नाराज होकर के बैठ जाती है। देखो यहाँ पर ये ढेर सारे प्राइमरी oocyte मैंने बनाकर दिखाया हूँ, ये सब क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, प्राइमरी oocyte नाराज हो गई, एकदम से ऐसा मुंह बना के बैठी हुई है, कहाँ पर, ओवरी में, इसको डेवलप नहीं होने दिया जा रहा है। तब जब बैठी है, जानते हो भाई, नो ऑफेंस, कोई मतलब कोई ऑफेंड मत होइएगा, नॉर्मली क्या होता है, लड़कियां जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पर गॉसिप चालू हो जाता है उनका, ठीक है। चार लोग, क्या हुआ बहन, क्या दिक्कत है, क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना उन लोग का चालू हो जाता है। सिंपल ऐसे यहाँ पर भी जो प्राइमरी oocyte है वो क्या कर रही है, यहाँ पर बैठ गई, गुस्सा होकर के एकदम ऐसा मुंह बना के बैठ गई है। तो अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ग्रेनुलोसा सेल से ही क्या बना है, कॉर्टेक्स बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रोमा सेल से ही क्या बना है, कॉर्टेक्स बना हुआ है। तो अब ये स्ट्रोमा सेल्स या फिर ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के पूछने लगते हैं इससे, किससे, प्राइमरी oocyte से, क्या हुआ बहन, क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है, क्यों गुस्सा हो तुम, क्यों रो रही हो। तो कहती है अरे यार तुमको पता है, ये प्राइमरी oocyte क्या कहती है, ग्रेनुलोसा सेल से क्या कहती है, तुमको पता है मैं अभी ओवा बनने जा रही थी, ठीक है, मैं अभी ओवा बनने जा रही थी, लेकिन जो है मदर नेचर बोल रही नहीं है, नहीं अभी तुमको नहीं करना है, अभी नहीं डेवलप होना है, कहती है। फिर उसकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स कहती है यार ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है, अब तुम कुछ करने जा रहे हो तो फिर भी तुमको करने नहीं दिया जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो अब ये सब क्या होता है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर स्ट्रोमा सेल्स इसके चारों तरफ ऐसा घेर लेते हैं। देखो ऐसा कैसे होता है, यहाँ पर मैं प्राइमरी oocyte बना दे रहा हूँ, देखो ये प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ मैं क्या बता रहा हूँ, ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के ऐसे बैठ जाते हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के इसके चारों तरफ ऐसे बैठ जाते हैं। ये एक तो कलर भाई पेन का, ये ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हो रहे हैं, इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आकर के बैठ जा रही है। ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है, कौन से सेल है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के इसके चारों तरफ आकर के बैठ गए, इसको घेर करके बैठ गए। तो जैसे ही जब ग्रेनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte को घेर करके बैठ जाते हैं, तो इस सेल को, ये वाला सेल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बीच में प्राइमरी oocyte है और किनारे किनारे क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है उसको घेर करके बैठे हुए हैं। तो अब इस सेल को जो है हम लोग बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलने लगते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो ऐसे जो है ये कुछ ना करते हुए भी जो है एक दूसरा स्ट्रक्चर ये बना ही लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। कैसे बन गया, मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte क्या करता है, सराउंडेड बाई हो जाता है, किससे, ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर स्ट्रोमा सेल से जो है ये सराउंडेड हो जाता है। अब स्ट्रोमा सेल से ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड होने की वजह से क्या हो जा रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या है भाई, ये बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है, और किनारे किनारे इसके क्या हो जा रहे हैं, किनारे किनारे इसके क्या लग जा रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ऐसे। और इसी को क्या बोलने लगते हैं हम लोग, इसी को बोलने लगते हैं प्राइमरी
फॉलिकल्स। ठीक है, अब देखो प्राइमरी फॉलिकल की बात करते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल देखो बर्थ टू प्यूबर्टी जो होता है इनका लार्ज नंबर जो है कह सकते हो प्राइमरी फॉलिकल का डीजेनरेट हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि अब ये प्राइमरी फॉलिकल स्टेज पे आकर के रुक जाते हैं। जितने भी इनके पास जो है कह सकते हो ऊगोनिया थे, उनके अंदर जो है माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बना करके उनको जो है प्राइमरी फॉलिकल में धकेल देता है, सबको प्राइमरी फॉलिकल बना देता है। ठीक है, जो ओवरी है या फिर कह सकते हो जो ऊगोनिया है वो उसको रहा तो जा नहीं रहा था, वो कह रहा है कि हमको कुछ न कुछ तो करना है, चलो ओवा नहीं बनने दे रहे, जितने भी हमारे पास ऊगोनिया है उनको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। सबको जो है वो क्या करता है इसी स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल में ला करके रोक देता है, सबको उसी में डेवलप करा के रख देता है। तो अब सब जितने भी प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं वो क्या होता है, जब तक इनका जो है कह सकते हो, जब तक ये कह सकते हो आफ्टर द बर्थ, कह सकते हो आफ्टर द बर्थ, जब तक ये प्यूबर्टी स्टेज तक आते हैं, जब तक ये प्यूबर्टी स्टेज तक आते हैं ना, देखो बर्थ टू प्यूबर्टी की बात करो मैं, बर्थ टू प्यूबर्टी, जब तक ये प्यूबर्टी की स्टेज तक आते हैं ना, तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बने हुए हैं ना, ये बहुत सारे ऐसे प्राइमरी फॉलिकल बने हुए हैं, ये मर जाते हैं। कितने थे हमारे पास, मिलियंस ऑफ थे, लाखों थे, लेकिन मर मर के कितने बच जाते हैं, 60 से 80 हजार इनका नंबर जो है पर ओवरी। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग पर ओवरी जो है 60 से 80 हजार जो है बस इनका नंबर रह जाता है। 2 ओवरी होता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर 60 हजार लेकर के चलते हो तो एक ओवरी में 60 हजार, दूसरे ओवरी में 60 हजार, तो कितना बच रहा है 1,20,000 जो है, या फिर अगर 80,000 लेकर के चलो तो 1,60,000 जो है टोटल प्राइमरी फॉलिकल्स जो है बच पाते हैं। ठीक है, फीमेल की बॉडी में 1,60,000 बोल सकते हो, या फिर 1,20,000 जो है प्राइमरी फॉलिकल्स बच पाते हैं। और बाकी जो है जितने प्राइमरी oocyte वगैरह थे या फिर ये ऊगोनिया वगैरह जो थे, ये सब किस में चेंज हो चुके हैं, प्राइमरी फॉलिकल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई ऊगोनिया नहीं बचा है, सब किस में आ गए हैं, प्राइमरी फॉलिकल के रूप में आ चुके हैं। और बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में बहुत सारे डिजेनरेट भी हो जाते हैं, ये ध्यान देना है आपको, ये जो है ध्यान देना है। आगे देखते हैं भाई, देखो अब हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है, तब हम लोग प्राइमरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि भाई अब बर्थ हो चुका है, तो अब बर्थ के बाद वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा, सेकेंडरी से टर्सरी कैसे बनेगा, टर्सरी से मैच्योर कैसे होगा, मैच्योरेशन के बाद उसमें से ओवा कैसे रिलीज होगा, वो सब भी जो है हम लोग अब यहीं पर देखने वाले हैं। तो देखिएगा आगे, सबसे पहले हम लोग जो है प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर को देखो तो सबसे पहले क्या है, अंदर की तरफ हमारा क्या होता है भाई, प्राइमरी oocyte। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि प्राइमरी oocyte के ऊपर ही क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के ऐसे सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte सेल है, और किनारे किनारे ग्रेनुलोसा सेल्स है। इसी को क्या बोलने लगते हैं हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल बोलने लगते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, बीच में देखो क्या है, प्राइमरी oocyte सेल है, प्राइमरी oocyte सेल। ठीक, अब किनारे किनारे क्या है, देखो ये किनारे किनारे मैंने लगा कर रखा है, क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स है। देखो ये ग्रेनुलोसा सेल्स इनको बोल देते हैं, या फिर स्ट्रोमा सेल्स भी बोलते हैं, या फिर फॉलिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स, इनका तीनों नाम याद रखना है आपको, मैंने सब तीनों नाम बता दिया आपको, ग्रेनुलोसा सेल्स, स्ट्रोमा सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स, इनको घेर करके रखते हैं। ठीक है, और उसके साथ में जो है ये ग्रेनुलोसा सेल्स और प्राइमरी oocyte के बीच में जो है एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये क्या करती है, प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इस जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। अब इसके बाद इसका और डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होकर के क्या बनाता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। ये बर्थ हो चुका है, समझ लीजिए कि फीमेल जो है प्यूबर्टी स्टेज में आ चुकी है। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज में आ चुकी है। अब वहां पर जो है ये प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल में देखिए क्या है, देखो अभी भी अंदर हमारे क्या है, प्राइमरी oocyte है, अभी भी इसके तरफ क्या है, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी oocyte हो गया, और ये जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये अभी भी सेम है जैसा हमारा प्राइमरी फॉलिकल था। देखो जैसा हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte और जोना पेलुसिडा अभी भी उसके पास है। ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे या फिर फॉलिकुलर सेल्स थे जो चारों तरफ ऐसे लगे हुए थे इनके, ये सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। ये सेल डिवाइड करके जो है बहुत सारी लेयर्स बना लेते हैं। ऐसे मैंने 3 लेयर बनाया हुआ है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये 3 से 4 लेयर बना लेते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स चारों तरफ जो है, जो प्राइमरी oocyte या जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है ढेर सारा लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब लेयर तो बना लेते हैं, लेयर बनाने के साथ साथ में जो है इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी आ जाती है। ठीक है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, देखो ये सबसे बाहर की तरफ जो जो हमारा ये ब्लू, स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ,
ये देखिए जो सबसे बाहर की तरफ होता है एक एक्स्ट्रा इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना से क्या होता है, ये पूरा जो जितने भी फॉलिकुलर सेल्स थे ना उनको कवर करके रख लेता है, उनको ऐसा समझ लो डिब्बे में पैक कर देता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पैक कर देता है। तो सबसे बाहरी वाली मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इसका नेचर जो है कैसा है, ये फाइब्रस टिश्यू का होता है। फाइब्रस टिश्यू का होने का मतलब ये स्ट्रांग कवरिंग होगी, मजबूत कवरिंग होगी, ठीक है, ये मजबूत लेयर का बना हुआ है। ठीक, उसके साथ में अब ये थीका एक्सटर्ना जो है ऐसा समझ लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है कह सकते हैं ये थीका एक्सटर्ना है जो चारों तरफ से इसको कवर करके रख रहा है। बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर जो ना पेलोसिडा है। ठीक, ये चीज नॉर्मल है। अब इसके बीच में क्या है, ढेर सारे स्टोमा सेल्स हैं, ढेर सारे स्टोमा सेल्स ऐसे हैं। अभी ढेर सारे स्टोमा सेल्स जो है डिवाइड होकर के बनते रहते हैं, बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। अब इतने स्टोमा सेल्स इसमें बनने लगते हैं कि ये जो थीका एक्सटर्ना है, ये जो थीका एक्सटर्ना की वॉल आपको दिख रही है, थीका एक्सटर्ना की जो वॉल आपको दिख रही है, इसके ऊपर जाकर के इतने ग्रैनुलोसा सेल्स जाकर कैसे चिपकने लगते हैं इसकी वॉल पे। जो थीका एक्सटर्ना है उसकी वॉल पे जाकर के ग्रेनुलोसा सेल्स एकदम प्रेशर जनरेट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है हमारी, अब इसी दीवार पे मैं ढेर सारा जो है बॉल लगा करके जो है इसको धक्का देने लगूं, तो इतना बॉल इस कमरे में भर चुका है कि पूरा दीवार पे इतना प्रेशर लग रहा है कि वो बॉल भी जाकर के जो है चिपकने लग रहा है इसके साथ में। जो थीका एक्सटर्ना है उसके साथ में वो बॉल भी जाकर के चिपक जा रहा है, ऐसे ऐसे चिपक जा रहा है। मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ बॉल का मतलब क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स भी जाकर के थीका एक्सटर्ना के साथ में जो है ऐसे एक चिपक करके एक लेयर ही बना लेते हैं पूरा। ठीक है, जिसको हम लोग थीका इंटरना बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। देखो यहाँ पर जो पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ अंदर की तरफ, ये और कुछ भी नहीं है। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हो गए हैं, कॉम्पैक्टली एकदम पैक्ड हो चुके हैं, दब गए हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थीका इंटरना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थीका इंटरना बोलते हैं। ये क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रोमल सेल है। स्ट्रोमा सेल ही क्या हो चुके हैं, जा करके थीका एक्सटर्ना के साथ में दब के चिपक गए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका इंटरना बोलते हैं। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो सेल्स है इनको क्या बोलते हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और बाकी सब कुछ वैसे ही है। प्राइमरी oocyte अभी भी अंदर की तरफ है, अभी ये प्राइमरी oocyte ही है। अभी ये कहाँ पर, इसका सेल डिवीजन कैसा है, मियोसिस 1 पे ही जाकर कभी भी रुका हुआ है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही कब अरेस्ट हो चुका था, जब ये प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ था, उसी टाइम पे अरेस्ट हुआ था ना। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, देखो कहां पर अरेस्ट हुआ था, यहां पर देखो, यहाँ पर अरेस्ट हुआ था ना। देखो ये प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte में इसमें क्या हुआ था, मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अरेस्ट किस पे हो गया था, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गया था, और ये फिर क्या बना लिया था, प्राइमरी फॉलिकल बना लिया था। ठीक है, अभी भी ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, फॉलिकल बना है भले, तो वैसे ही यहाँ पर देखो अभी भी अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, मतलब अभी भी किस पे अरेस्टेड है, अभी भी ये प्रोफेज 1 पे ही अरेस्टेड है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे ही अरेस्टेड है। बाकी इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से भी टर्सरी बन जाएगा, लेकिन अभी भी इंटरनल क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं भाई, अब ये टर्सरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी से क्या हो गया, टर्सरी फॉलिकल बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये सब जो है एक साथ में डायग्राम बनाइएगा। अब मैं एक स्लाइड पे सारे डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, इसकी वजह से मैं अलग अलग आपको दिखाया हूँ कि प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी बनता है। तो आप लोग जो है इसका जब पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करेंगे ना, वहाँ पर आपको एक ही जगह पे मिलेगा ये, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है, ये सब जो है आपको एक ही पेज पे मिलेगा। और अगर आप बनाना भी चाहें तो एक ही पेज पे बनाइएगा। ठीक है, देखो टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है भाई, टर्सरी फॉलिकल में अभी भी ये क्या है, थीका एक्सटर्ना, और ये पिंक कलर वाला क्या है, थीका इंटरना। इंटरना मतलब अंदर, एक्सटर्ना मतलब बाहर। ठीक है, और उसके साथ में क्या है, ये ढेर सारे ग्रेनुलोसा सेल्स है, ढेर सारे ग्रेनुलोसा सेल्स अंदर की तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिकुलर सेल बोल सकते हो, या फिर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल रहे थे। जो किसका बना है भाई, फॉलिकुलर सेल का बना ही है ना, फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो टर्सरी फॉलिकल का, या फिर टर्सरी फॉलिकल का जो है विशेष कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये समझिए। विशेष कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है टर्सरी फॉलिकल का, जैसे इसको पहचान पाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो भाई ये बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा सेल बन जाता है, और उसके साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पर
एक कैविटी डेवलप हो जाता है, एक कैविटी डेवलप हो गया। देखो यहाँ पर एक खाली जगह ऐसे बन गया ना, देखो ये खाली जगह बनने लगा। खाली जगह कैसे बनने लगता है? ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है या फिर जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करना चालू कर देते हैं। इतना नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं कि बार बार डिवाइड करते करते जो है कुछ केमिकल रिलीज करना चालू कर देते हैं। अब वो केमिकल जाएगा कहाँ पर? बाहर से तो भाई थीका एक्सटर्नल लगा हुआ है, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जा रही है, अंदर भी क्या है, अंदर भी आपका ये जोना पेलुसिडा है, ठीक है, ये उसको भूलिएगा मत, ये क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा किसके ऊपर पाई जाती है? प्राइमरी oocyte के ऊपर की कवरिंग को जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में ढेर सारा ग्रेनुलोसा सेल्स भरा हुआ है। अब ये ढेर सारा ग्रेनुलोसा सेल्स जो है केमिकल रिलीज करने लगेगा, तो केमिकल जाएगा कहाँ पर? इन्हीं में कहीं ना कहीं कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। अब ये जहाँ पर कलेक्ट होने लगेगा वहाँ के चारों तरफ जो है कह सकते हो सेल्स किनारे होने लगेंगे, पानी ये सब बीच में पानी भरने लगेगा और किनारे किनारे सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा कैविटी होता है इसके अंदर क्या हो जाता है? लिक्विड भर जाता है, ठीक है। क्या होता है? लिक्विड भर जाता है, ठीक है। और इस कैविटी को जो है हम लोग एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कैविटी यहाँ पर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। तो आप जो है प्राइमरी जो है आप जो है टर्सरी फॉलिकल को अगर पहचानना चाहते हैं तो टर्सरी फॉलिकल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनके पास जो है एक कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, और उस कैविटी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड, लिक्विड भरा हुआ होता है, जो कि कौन रिलीज किया था? यही मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स ने, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स ने जो है ये काम किया होगा। ग्रेनुलोसा सेल्स ने क्या किया है? ये लिक्विड को रिलीज किया है, जो कि कहाँ पर भरा है? ये एंट्रम में, कैविटी के अंदर भरा हुआ है। तो टर्सरी फॉलिकल का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा? इनके पास जो है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाया जाता है जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। बाकी सब कुछ सेम है कि भाई इनके पास ये ग्रेनुलोसा सेल्स है चारों तरफ, ये अंदर की तरफ क्या है? जोना पेलुसिडा, उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, बाहर की तरफ थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना हो गया, ठीक। तो आपको ध्यान क्या देना है? ये ध्यान देना है कि टर्सरी फॉलिकल में जो है एंट्रम डेवलप हो जाता है, जो कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो अब इस स्टेज में देखो जो हमारा क्या बन गया था, जो हमारा टर्सरी फॉलिकल बन चुका था। अब यहीं पर जब टर्सरी फॉलिकल बन चुका है ना, टर्सरी फॉलिकल पे ही जो है कह सकते हो अब इसका मैच्योरेशन होगा। टर्सरी फॉलिकल पे ही जो है अब इसका जो प्रोफेज 1 था, प्रोफेज 1 या फिर कह सकते हैं मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 पे जो अरेस्ट हो चुका था ना, अब यहाँ पर इसका प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मियोसिस 1 ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टर्सरी फॉलिकल के कह सकते हैं टर्सरी फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होता है उसी में क्या होता है? मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और मियोसिस 2 चालू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मियोसिस 1 जो है कब कंप्लीट होता है? टर्सरी फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होता है, लेट टर्सरी फॉलिकल के स्टेज में क्या होता है? मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 चालू कब हुआ था? जब ये प्राइमरी oocyte से जो है कब प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल जब बन रहा था, प्राइमरी oocyte से जब प्राइमरी फॉलिकल बन रहा था उसी टाइम पर मियोसिस 1 चालू हुआ था और वो प्रोफेज 1 में रुक गया था, ठीक है। लेकिन अब टर्सरी फॉलिकल के स्टेज पे आकर के, टर्सरी फॉलिकल के स्टेज पे आकर के जो है अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? अपना जो है डिवीजन कंप्लीट करेगा, मतलब कह सकते हो मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा और यहाँ पर ग्रो करेगा अपने साइज को, ठीक है। क्या करेगा? देखो एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज। प्राइमरी oocyte क्या करेगा? ग्रो करेगा और अपना पहला डिवीजन कंप्लीट करेगा, कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। पहला मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कब कंप्लीट होता है? टर्सरी फॉलिकल के स्टेज पे, लेट टर्सरी फॉलिकल के स्टेज, मोर प्रिसाइज अगर बताया जाए तो लेट टर्सरी फॉलिकल के स्टेज पे जो है ये पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, ठीक है। पहला मियोसिस कंप्लीट करता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम जो है टर्सरी फॉलिकल थोड़ा सा बना देते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो ये क्या था, ये अंदर जोना पेलुसिडा और बीच में क्या था? प्राइमरी oocyte था, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte थोड़ा सा ग्रो करेगा, देखो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, और ये चारों तरफ की सेल्स मैं नहीं बना रहा हूँ। देखो चारों तरफ क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये सब हैं, और यहाँ पर क्या है? कैविटी भी है, एंट्रम, ठीक है। एंट्रम भी तो होता है ना, यहाँ पर टर्सरी है ना, एंट्रम भी है इसके पास में, और ग्रेनुलोसा सेल्स चारों तरफ हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर क्या होता है। ये जो प्राइमरी oocyte है वो अपना सेल डिवीजन कंप्लीट करता है। ये प्राइमरी oocyte क्या करता है? मियोसिस 1
कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या है, जोना पेलुसिडा है, यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है। क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ये अपना सेल डिवीजन कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनते हैं, 2 सेल्स। एक सेल तो ये बन गया और एक दूसरा सेल बनेगा, एक दूसरा सेल ये पर्पल कलर से बना दे रहा, ये देखो दूसरा सेल बन गया। ठीक है, 2 सेल बन गए। ये प्राइमरी फॉलिकल सॉरी प्राइमरी oocyte था, ये वाला ये प्राइमरी oocyte था। अब प्राइमरी oocyte से ये पहला सेल जो बनेगा इसको बोलने लगेंगे हम लोग सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। और जो दूसरा सेल बनता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन देखिएगा, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है कह सकते हो अनइक्वल डिवीजन होता है। कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन। जो प्राइमरी oocyte होता है ना, वो सेल का मेजर पोर्शन यही ले लेता है। देखो ये जो प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में डिवाइड हुआ तो सेल का मेजर एरिया किसके पास जा रहा है, सेकेंडरी oocyte के पास में जाता है। सेकेंडरी oocyte के पास में ज्यादा मैक्सिमम एरिया या फिर कह सकते हो ज्यादा न्यूट्रिएंट वाला पार्ट या ज्यादा प्रोटोप्लाज्म ज्यादा साइटोप्लाज्म वाला पार्ट किसके पास रह जाता है, सेकेंडरी oocyte के पास रह जाता है। बहुत मतलब अटेंटिव होकर के सुनिएगा इस चीज को। ज्यादा न्यूट्रिशन वाला पार्ट या फिर ज्यादा प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट किसके पास चला जाता है, सेकेंडरी oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके पास चला जाएगा। और जो दूसरा सेल बनता है, जो दूसरा सेल आपको ये वाला सेल जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी बोलते हैं। और इसके पास जो है ज्यादा मटेरियल रहता नहीं, या फिर ज्यादा फूड रिजर्व या फिर फूड मटेरियल इसके पास रह नहीं पाता, या फिर इसको उतना मिलता ही नहीं है सेल डिवीजन के टाइम पर। ये यहाँ पर इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कह सकते हो अनइक्वल डिवीजन होता है। एक सेल को जो है ज्यादा मेजर पोर्शन मिल जाता है साइटोप्लाज्म का और न्यूट्रिएंट्स का, और एक सेल को जो है बहुत कम पोर्शन या फिर कह सकते हो एकदम से नेग्लिजिबल टाइप का पोर्शन मिलता है। ठीक, तो इसको जो हम लोग बोल देते हैं सेकंड पोलर इसको बोल देते हैं हम लोग पोलर बॉडी, क्योंकि इसके पास जो है ज्यादा मटेरियल मिलता है, एकदम पोलर एकदम किनारे की तरफ इसको धकेल दिया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी, एकदम दबा दिया जाता है किनारे की तरफ। इसको कोई ज्यादा मटेरियल ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद यह मर जाता है। बनना तो 2 सेल चाहिए था, लेकिन नेचर मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि यहाँ पे इसके लिए क्रूअल टाइप का नेचर बिहेव कर रहा है। ज्यादा सारा मटेरियल दे देगा सेकेंडरी oocyte को, और ये जो है जो पोलर बॉडी बनता है इसको कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद ये मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। देखो मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होता है तो क्या बन रहा है, मैंने क्या बताया, एक लार्ज सेल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। और एक टाइनी पोलर बॉडी बनता है, एक छोटा सेल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, टाइनी पोलर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर एक बार और बना दूं, देखो ये 2 सेल बना, एक तो ये बना जिसके पास क्या है, ज्यादा मटेरियल है, ये देखो ये ज्यादा मटेरियल। और एक दूसरा सेल बना बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत छोटा है। ये क्या बन गया, पोलर बॉडी। और ये क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। समझ में आ गया होगा आपको, 2 सेल बना। ठीक है, एक एकदम से इनकॉन्स्पिकुअस टाइप का है, मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, और एक जो है बड़ा सा उसी के पास क्या है, सारा मटेरियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर जो है पोलर बॉडी के पास में कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते, इसकी वजह से क्या होता है, ये मर जाता है, ये मर जाता है। लेकिन वहीं पर इसकी बात करते हैं, सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं, तो ये रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट, इसके पास जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रहता है, और जिसकी वजह से जो है इसका साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, फिर अब इसका भी क्या होता है, इसका भी डिवीजन चालू होगा। सेकेंडरी जो सेकेंडरी oocyte बना है, इसको क्या बनाना है भाई, इसको जाकर कभी ओवा बनाना है ना। तो अब यहाँ पर सेकंड मियोसिस चालू हो जाएगा, सेकंड मियोसिस चालू हो जाएगा। तो देखो मियोसिस 2 चालू हो गया, मियोसिस 2 चालू हो जाता है, लेकिन ये भी यहाँ पर चालू तो भले हो गया, लेकिन ये भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, अरेस्टेड एट द मेटाफेज। ये ध्यान देना है, सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेज पे जाकर के अरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी oocyte का जब मियोसिस 2 होना चालू होता है तो कौन से स्टेज पे जाकर के अरेस्ट होता है, मेटाफेज 2 बोल सकते हो, क्योंकि मियोसिस 2 है ना, तो मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 ही तो चलेगा, मेटाफेज 1 थोड़ी चलेगा इसमें। ठीक है, मियोसिस 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 पे जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है। अगर मेटाफेज 2 नहीं दिया होगा तो सिर्फ मेटाफेज लिखा होगा, तो आपको ध्यान देना है कि मेटाफेज में जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है। कौन, सेकेंडरी oocyte। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या हो रहा है भाई, अब सेकेंडरी oocyte जो है, अब सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो चुका है, और हमारा जो टर्सरी फॉलिकल था, वो क्या हो जाएगा, अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कह सकते हो मैच्योर फॉलिकल में। किसमें, अब टर्सरी फॉलिकल में ये सारा गेम हो चुका ना, ये टर्सरी फॉलिकल में ही सारा गेम हो रहा था। अब टर्सरी फॉलिकल में जैसे टर्सरी फॉलिकल के अंदर ये देखो, सॉरी
टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो है ये क्या था, प्राइमरी oocyte था। अभी इसका डिवीजन हो गया, ये क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल में तो सेकेंडरी oocyte बना ना, देखो यही तो बना ना सेकेंडरी oocyte, देखो ये सेकेंडरी oocyte बन गया। अब जैसे ये सेकेंडरी oocyte बनेगा, इसके साथ में देखो आगे सेकेंडरी oocyte बन गया, तो इसके बाद में जो टर्सरी फॉलिकल था वो क्या बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल इसको बोलते हैं, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, या फिर इसी को जो है हम लोग बोलने लगते हैं ग्राफियन फॉलिकल। नाम याद रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल में जो है अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलने लगेंगे, ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जा रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में जो है अब इसको यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, अभी इसके पहले क्या थे, सब प्राइमरी oocyte थे, अभी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte जो है इस मैच्योर टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो है सेकेंडरी oocyte बन चुका है। अब ये जो एंट्रम देखो, कैविटी जो थी एंट्रम, ये और बड़ी हो गई, इतना लिक्विड सीक्रेट हो गया कि भाई इसमें और वाटर भरे जा रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी oocyte है वो एक तरफ पुश होते जा रहा है। ये नेचर का एक गेम भी है, यहाँ पर एंट्रम बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है। अब सेकेंडरी oocyte से कुछ समय बाद क्या बन जाएगा, ये ओवा भी बनेगा, ओवा भी बनेगा, ओवा बन करके रिलीज होगा, ओल्यूशन होगा, ये जाएगा फर्टिलाइजेशन करने। इसको जो है सेल के किनारे इसी वजह से किया जा रहा है ताकि ये यहाँ से आसानी से रिलीज हो सके, निकल करके आगे बढ़ सके, इसकी वजह से इसको किनारे की तरफ पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी oocyte जो है इसके चारों तरफ अभी भी क्या है, चारों तरफ अभी भी देखो ये जोना पेलुसिडा था, ये सेकेंडरी oocyte के जो चारों तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, जोना पेलुसिडा। देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा है ना, इसके चारों तरफ ये अभी सही से दिखेगा, रेड कलर से बना दिया, जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स जो किनारे किनारे लगते हैं, इन्हीं के कुछ विशेष सेल्स जो है इसके साथ में एकदम से ऐसे चिपक जाते हैं, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा के साथ में जो है चिपक जाते हैं। कब चिपक रहे हैं, जब ये जो है सेकेंडरी oocyte को कैरी कर रहा है, अंदर की तरफ क्या है, सेकेंडरी oocyte को, जब ये सेकेंडरी oocyte को कैरी कर रहा है तो जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है कुछ विशेष ग्रेनुलोसा सेल्स जो है एकदम से जाकर के चिपक जाते हैं, जिसको जो है हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte है, देखो यहाँ पर ये कैसे मिट गया है मुझे समझ नहीं आ रहा, सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर ये जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा के ऊपर क्या है, ये कुछ विशेष सेल्स लगे हुए हैं, देखो येलो कलर से मैंने दिखाया हुआ है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, इनके कलेक्शन जो ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ, जोना पेलुसिडा के चारों तरफ लगे होते हैं, इस अरेंजमेंट को जो हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ध्यान दीजिएगा, कोरोना, कोरोना मतलब क्या होता है, जो सन सूरज के चारों तरफ ऐसे रेज निकली होती है ना, उसी को जो है कोरोना बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे देखो क्या है, सन के रेज के जैसा ही चारों तरफ ऐसा बाउंड्री लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, अब कोरोना रेडिएटा जो है इसके चारों तरफ लग चुका है भाई, इसके चारों तरफ सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कह सकते हो ये फॉलिकल एकदम से मैच्योर हो चुका है। ठीक है, हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्या बन गया, मैच्योर फॉलिकल जो है बन चुका है। अब मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये फॉलिकल जो है oocyte को अब रिलीज करेगा, ये oocyte को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस था, देखिए ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, फिर टर्सरी से मैच्योर, ये पूरा स्टेज कब हो रहा था आप बताइए, ये पूरा स्टेज कब हो रहा था, प्यूबर्टी पे हो रहा है। कब हो रहा है, प्यूबर्टी पे। अब फीमेल क्या है, जवान हो चुकी है, ठीक है, बड़ी हो चुकी है, 12-14 साल की हो चुकी है। अब ये वहां पर हो रहा था, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर फॉलिकल बन रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेज, ये प्राइमरी से लेकर के मैच्योर तक होने में जो है कितना टाइम लगता है, 12 से 13 दिन लगता है, 12 से 13 दिन लगता है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है कह सकते हो एक्टिवेट होती है फॉर द, कह सकते हो डेवलपमेंट, एक्टिवेट होती है प्राइमरी फॉलिकल फॉर द डेवलपमेंट। और इसको कितना टाइम लगता है, यहाँ तक मैच्योर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 12 से 13 दिन लगता है। और जैसे मैच्योर फॉलिकल जो है एकदम से मैच्योर हो चुका होता है, यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया रहता है, सेकेंडरी oocyte जो है
बन चुकी है। सेकेंडरी oocyte जो है जब बन चुका होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, ये पुश करता है और यहाँ से इसी सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। यहाँ से जो है देखो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, यहाँ से सेकेंडरी oocyte ये रप्चर हो जाती है, ये वॉल जो थी ये फट जाती है और यहाँ से सेकेंडरी oocyte को ही रिलीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर एक फन फैक्ट या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि एक्चुअली में जब ओवुलेशन होता है ना तो ओवा रिलीज नहीं होता है, एक्चुअली में वो रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। ठीक है, जो ये क्या था, ये हम लोगों ने ग्राफियन फॉलिकल था ना, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल था। अब ये मैच्योर फॉलिकल में से क्या रिलीज होता है, एक्चुअली में मैच्योर फॉलिकल से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, कभी भी यहाँ से ओवा रिलीज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ओवा कब बनेगा, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, लेकिन मियोसिस 2 अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है ना, मियोसिस 2 अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अब मियोसिस 2 जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो ओवा कैसे बोलेंगे। ठीक, इसी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि जब यहाँ पर ओवुलेशन होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल फट करके उसके अंदर से अपने कह सकते हो गैमीट को निकालता है, तो एक्चुअली में जो है ओवा ना होकर के वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। अभी क्योंकि उसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो जैसे मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब उसको ओवा बोलना चालू करेंगे। लेकिन उसमें भी एक फैक्ट है, उसमें भी क्या फैक्ट है या फिर कह सकते हो उसमें भी एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक है। उसमें भी ट्रिक क्या होता है कि भाई जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, जैसे मान लो ये ओवा है, ये स्पर्म है, जैसे ओवा और स्पर्म मिलते हैं ना, जैसे टच करता है स्पर्म ओवा को, उसी जस्ट एट द मोमेंट ही क्या होता है, इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। किसका, ओवा का। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte था उसका क्या होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और कह सकते हो कि कुछ सेकंड के लिए ही जो है ये ओवा बन पाता है। उसके बाद तुरंत ही तो ये क्या करता है, स्पर्म जाकर के इसको फर्टिलाइज कर देता है और ओवा से क्या बन जाएगा, तुरंत जाइगोट बन जाएगा। तो ओवा का लाइफ कह सकते हो लाइफ पीरियड जो है ज्यादा टाइम के लिए होता ही नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte ज्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए था। सेकेंडरी oocyte को ही जैसे स्पर्म टच करता है वैसे क्या बन जाता है वो ओवा बनता है, लेकिन ओवा बनते ही क्या होता है, स्पर्म घुस करके उसको फर्टिलाइज कर देता है, तो वो जाइगोट भी बन जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ओवा रहता ही नहीं। एक्चुअली में जो सेकेंडरी कह सकते हैं जो फीमेल गैमीट है, वो जैसे मेल गैमीट उसको टच करता है तभी जाकर के वो फीमेल गैमीट बनता भी है, बिना उसके टच किए वो फीमेल गैमीट एक्चुअली में बन ही नहीं पाएगा, वो सेकेंडरी oocyte पे ही रह जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दें। ये 12 से 13 दिन क्या हो जाता है, प्राइमरी से मैच्योर होने में लग जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, तो देखो 13 दिन बाद क्या होता है, एक्चुअली में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है समझेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना समझिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 से 13वें दिन पर या फिर 13th डे पर क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल या फिर यही जो मैच्योर फॉलिकल होता है, ये रप्चर होता है। रप्चर होने का मतलब फटता है। ठीक है, रप्चर होने का मतलब फटता है। यहाँ पर देखो ये ऐसे क्या होगा, यहाँ से ऐसे फट जाएगा, ऐसे फट जाएगा, इसके अंदर से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या होगा, रिलीज होकर के बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रप्चर होना। तो रप्चर होगा और यहाँ से सेकेंडरी oocyte या फिर जिसको ओवम या फिर एक बोल देते हैं। देखो ये कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं, मतलब समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बोला जाता है कि ओवा या फिर इसको एक बोल देते हैं। एक्चुअली में ये ओवा या फिर एक नहीं होता है, ये क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, बस सेकेंडरी oocyte होता है। और जैसे फटेगा तो वहां से क्या होगा, ये रिलीज हो जाएंगे, ये ओवा जो है या फिर कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन कह सकते हैं, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल, इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन कब होता है, लगभग 13th डे पे। ठीक है, कब हो रहा है, 13th डे पे, 14th डे पे, 15th डे पे, ये कभी भी हो सकता है, 12th डे पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 12th, 13th, 14th, 15th किसी भी डे पर क्या हो सकता है, ये रप्चर हो सकता है। कौन, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो सकता है और वहां से क्या निकल जाएगा, आपका सेकेंडरी oocyte रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte अब यहाँ से निकल गया भाई, कहाँ से, मैच्योर फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte रिमूव हो चुका है। लेकिन अभी भी इसका जो है मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी क्या है, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मियोसिस 2 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई कंप्लीट कब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte का तब कंप्लीट होता है जैसे स्पर्म आकर के सेकेंडरी oocyte को टच करेगा, जैसे ही टच करेगा, एट द टाइम ऑफ टच सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 2। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट विल कंप्लीट एट द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही क्या होगा,
ये कंप्लीट होता है। देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी ओसाइट को कौन टच करेगा, स्पर्म, उसी टाइम पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। ये प्रोसेस क्या होता है, फीमेल गैमीट मेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग देखेंगे आगे, उसी टाइम पर जो है कंप्लीट होता है। ठीक, तो देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, ये 13 दिन तक का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो ये फर्स्ट डे हो गया, ठीक है, फर्स्ट डे। देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 1 से लेकर के 28 टू 29 डेज तक चलता है। ये ध्यान दीजिएगा, 28 टू 29 डेज तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। तो पहला डे जो होता है, पहले डे पे ऐसा समझ लो कि हमारे ब्रेन में कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, जीएनआरएच रिलीज होता है। क्या होता है, जीएनआरएच रिलीज होता है। ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और वहां से क्या करता है, एफएसएच रिलीज करवाता है। एफएसएच एंड एलएच रिलीज करवाता है। यहाँ पर समझिएगा, एफएसएच एंड ये एलएच रिलीज करवाता है। ये सब कब हो रहा है, ये सब कब कब हो रहा है, प्यूबर्टी। कब हो रहा है, प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी पे। मतलब फीमेल कितनी उम्र की होगी, 12 से 13 साल की उम्र की होगी फीमेल। उस टाइम पर जो है ये सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन कहां पर जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, ये एफएसएच एंड एलएच रिलीज होते हैं। अब एफएसएच एंड एलएच क्या करते हैं, यही समझना है हम लोग को। एफएसएच एंड एलएच, शिट, एफएसएच एंड एलएच देखो क्या करेंगे, ये समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो एफएसएच एंड एलएच। अब देखो क्या करेंगे, ये जो एफएसएच था ये आएगा कहाँ पर, हमारे ओवरी के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है ओवरी। तो ये एफएसएच जो है कहाँ पर आएगा, हमारे ओवरी के ऊपर। ये एफएसएच आ गया, एफएसएच आया हमारे ओवरी के ऊपर। अब ये एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमको पता है जब फीमेल बेबी क्या थी, जब माँ के गर्भ में थी, उसी टाइम पर क्या हो चुका था, उसके अंदर जो है इसके ओवरी में ढेर सारे फॉलिकल बन चुके थे, प्राइमरी फॉलिकल बन चुके थे ना भाई, ढेर सारे। याद रखिएगा, यानी तो पीछे थोड़ा जा करके देख लीजिएगा। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जब माँ के गर्भ में जब फीमेल बेबी होती है, उसी टाइम पर उसके ओवरी में ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। तो उसी को जो है एक्टिवेट करने के लिए आता है कौन, एफएसएच। उनके ऊपर ही जाकर के काम करेगा। ऐसा समझ लो कि ढेर सारे ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ये सेल्स जो दिख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर जो है आकर के एफएसएच काम करता है। एफएसएच इनको जो है एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो एक्टिवेट कर देगा तो ये एफएसएच जो है कह सकते हो ग्रो करना चालू करेंगे। देखो ये ग्रो करना चालू करे। एफएसएच जो है क्या हो रहा है, ग्रो करना चालू कर रहा है। ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, तो क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर। यही तो बन रहा है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर। तो हमने क्या बताया था, ये पहला दिन हो गया, पहला दिन है। अब हमने क्या बताया था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितना दिन के लिए चलता है, 28 टू 29 डेज के लिए चलता है, 1 डेज टू 28 टू 29। तो ये पहले दिन आया, पहले दिन में क्या हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल मान लो था, प्राइमरी फॉलिकल से 2-3 दिन लगा होगा इसको सेकेंडरी फॉलिकल बना होगा, फिर 2-3 दिन लगा होगा टर्सरी फॉलिकल बना होगा, फिर 2-3 दिन लगा होगा क्या बना होगा, मैच्योर बना होगा या फिर ग्राफियन बना होगा। ठीक है, तो ये कितना दिन हो गया यहाँ से यहाँ तक, 13 डे हो गया। ठीक है, 13 डे हो गया, हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं 13 डे हो गया। अब 13 डे के बाद ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। इसको समझिए, रफ समझा रहा हूँ, अभी आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे क्या है ये सेकेंडरी oocyte। क्या होता है, 13th डे पे रिलीज हो जाता है। कहाँ पर रिलीज होता है, अब ये भी समझो। देखो फीमेल, मैं आपको यूट्रस बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ओवरी, यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरी ही इसको समझ लो।
ठीक है, ये ओवरी है। अब ओवरी में ही ये सारा काम हो रहा होगा, FSH आया होगा, ये सारा काम यहाँ पर हो रहा होगा ओवरी के अंदर। ये सब जो है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब यहाँ पर बन रहे होंगे। अब 13th डे पर क्या हुआ, 13th डे पर जो है ओवा यहाँ पर रिलीज हो गया। ये देखो ओवा यहाँ पर रिलीज हो गया। ये ओवा है, किस में आता है, फैलोपियन ट्यूब में होकर के जो है ये यूट्रस के अंदर आता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ये क्या है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है ओवा ये रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ, ओवा क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये कौन से डे पर रिलीज हुआ, मान लो 13th डे पे, हमने बताया 13th डे पे रिलीज हुआ है, ठीक है। अब 13th डे पे जब रिलीज होता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है। कहाँ पर आगे की तरफ, फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो अब लेकिन फीमेल में क्या होता है, जैसे जब ओवा रिलीज हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पर जो हम लोगों ने देखा हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने देखा है कि जो यूट्रस होता है उसकी 3 लाइनिंग होती है। यूट्रस के पास क्या होता है, 3 लाइनिंग होती है। एक तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, पेरीमेट्रियम होता है, बीच में क्या होता है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होता है, और किनारे की तरफ क्या होता है, मायोमेट्रियम के बाद इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। अब इंडोमेट्रियम, अब पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम तो हमेशा ही प्रेजेंट है। मान लो ये रेड कलर से जो बनाया है ये क्या है, पेरीमेट्रियम है। इसी पे जो है मैं येलो कलर से बना देता हूँ, देखो ये क्या हो गया, मायोमेट्रियम, ऐसे समझ लो क्या है, ये ऐसे मायोमेट्रियम है, बीच वाली, मिडिल वाली। और उसके अंदर भी मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये देखो, इसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोल देते हैं, ग्रीन कलर से इंडोमेट्रियम बोल देते हैं। तो देखो ये जो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला हुआ है ना, क्या होता है कि ये वाला, ये ओवुलेशन वाला प्रोसेस तो चल ही रहा है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, ऐसे चलते चलते 28 दिन तक मान लो ये सब पूरा काम हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही है। तो ये शुरुआती समय, जब पहले दिन से लेकर के 13th डे तक, जब तक ओवुलेशन नहीं होता है, उस टाइम पर क्या होता है कि फीमेल के जो यूट्रस होता है, फीमेल का यूट्रस, उसमें क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम का वॉल का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम भी होता रहता है साथ साथ में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम क्यों होता है, क्योंकि भाई जो ये ओवा रिलीज हुआ है, ये आशा करता है कि आगे जाकर के हमको स्पर्म मिलेगा और मैं फर्टिलाइजेशन करूंगा, फर्टिलाइजेशन के बाद मैं जाइगोट बनाऊंगा, और जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यहीं पर तो होता है ना। जाइगोट का इम्प्लांटेशन भी क्या होता है, यूट्रस के अंदर ही होता है। जाइगोट का इम्प्लांटेशन भी यूट्रस के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के लिए जो है, इम्प्लांटेशन के लिए जो है फीमेल के यूट्रस को तैयार करना जरूरी होता है, ठीक है, उसको सुटेबल बनाना होता है, ताकि जो है जाइगोट जाकर के उसमें इम्प्लांट हो सके। अगर सुटेबल नहीं बना करके रखेगा तो फिर जाइगोट जाकर के इम्प्लांट कहाँ पर होगा, ठीक, जाइगोट जाकर के इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो स्पर्म इसको नहीं मिल पाया, ओवा को अगर स्पर्म नहीं मिल पाया, तो फर्टिलाइज नहीं होगा। जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो पूरा तैयारी हुआ था, ये जो डेवलपमेंट हुआ था, ये जो डेवलपमेंट हुआ था किसका, इंडोमेट्रियम का, ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम होता है ना, ये हर महीने होता है। फीमेल की बॉडी में हर महीने इंडोमेट्रियम बनता है और हर महीने इंडोमेट्रियम बिगड़ता रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई हर महीने क्या होता है, एक नया ओवा रिलीज होता है। अभी हमने बताया कि हर 13th डे पे, मतलब मान लो एक इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 30 दिन का अगर हो रहा है, तो हर 13th डे पे, 12th डे पे, 15th डे के बीच में क्या होता है, हर महीने एक ओवा रिलीज होता है। और वो ओवा जो है इन सर्च ऑफ स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है, स्पर्म की खोज में आगे की तरफ बढ़ता है। अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, फिर जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी होगी, बेबी का डेवलपमेंट होगा। अगर मान लो उसको स्पर्म नहीं मिला तो ओवा क्या है, घूमते घूमते अकेले कुछ दिन इंतजार करेगा, नहीं मिलेगा तो ओवा जो है मर जाता है। और जैसे ओवा मर जाता है तो उसके दुख में इंडोमेट्रियम जो है, इंडोमेट्रियम भी टूट जाती है, इंडोमेट्रियम टूट जाती है। इंडोमेट्रियम टूटने के बाद क्या होगा, ये पूरा टूट करके जो है निकल जाएगा, टूट करके जो है ये निकल जाता है। फीमेल के जो है कह सकते हो वेजाइनल ओपनिंग से, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो है ये सारे इंडोमेट्रियम का जो वेस्ट मटेरियल होता है ये सब निकल जाता है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज बोल सकते हो तुम इसको, या फिर इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी बोला जाता है। ये कब होता है,
ये लास्ट टाइम पे होता है। जैसे मान लो 13th डे पे ओवा रिलीज हुआ, ये लगभग जो है 24 डेज तक, लगभग 24 to 25 डेज तक क्या करेगा, इंतजार करेगा कि ओवा सॉरी स्पर्म आ जाए, स्पर्म आ जाए। अगर स्पर्म नहीं आता है तो फिर क्या होगा, ओवा डीजनरेट हो जाएगा। ओवा डीजनरेट हो जाएगा तो ये 24 से लेकर के कह सकते हैं 28-29 डेज तक क्या होता है, ब्रेक डाउन चलता है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। फीमेल की बॉडी में जो है कह सकते हैं फीमेल के एंडोमेट्रियम वॉल जो है टूटने लगती है। हर महीने बनता है, हर महीने टूटता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम वॉल जैसे टूटेगी तो फिर क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। देखो ये सारा प्रोसेस जो है कहाँ पर चल रहा था, ये देखो शुरुआती समय में जब फॉलिकल का जो है मैचुरेशन होता है तो क्या होता है, यही ओवज क्या होते हैं, यहाँ से देखो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर मैच्योर बनता है। देखो ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो जा रहा है। ओवा यहाँ से रिलीज, ओवा मतलब क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और फिर ये क्या चीज़ है, अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। देखो आगे देखते हैं। देखो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया मैंने, ये क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है कहाँ पर, फीमेल की बॉडी में पर मंथ, हर महीने चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, देखो क्या चेंजेस होते हैं भाई, इंडोमेट्रियम की वॉल हर महीने बनती है, ओवा हर महीने रिलीज होता है, ठीक है। अगर ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम की वॉल वैसी की वैसी रहेगी और फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अगर ओवा फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना, तो अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो इंडोमेट्रियम वॉल फिर से टूट जाएगी, ठीक है। टूट जाएगी, ब्लीडिंग होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। फिर ऐसे जो है 3-4 दिन, लगभग 3-4 दिन के लिए जो है ब्लीडिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है, फिर से जो है अगले महीने के लिए तैयारी चालू कर देता है, ठीक है। फिर से जो है नया इंडोमेट्रियम बनाने लगेगा, नया ओवा का फॉर्मेशन करना चालू कर देगा वो, ठीक है। कैसे करता है अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे और अच्छे से। देखो फीमेल की बॉडी में हर महीने क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है, जिसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं, सबसे पहली बार जो साइकिल चालू हुआ होता है, कब की उम्र में चालू होता है, प्यूबर्टी की एज में, लगभग 12 से 13 साल की उम्र में चालू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेंस्ट्रुएशन फीमेल की बॉडी में कब होता है, 12 से 13 साल की उम्र में, और उसको क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनार्क, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बताया कितना टाइम के लिए होता है, 20 to 29 डेज के लिए होता है। ये फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है, किसी में 28 डे के लिए, 29 के लिए भी होता है, 30 के लिए होता है, 31, 32, 33, 34 भी डे के लिए हो सकता है, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इसमें क्या होगा, इसमें मान लो पहला स्टेज क्या हो जाता है, मतलब मैच्योर फॉलिकल बनाना हो जाता है, फिर फॉलिकल को सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाना होता है, इंडोमेट्रियम की वॉल बनाना होता है। ये सारा काम अगर हो गया सही से तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म मिला तो प्रेग्नेंट होगी, तो सारा कुछ इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर फीमेल कह सकते हो जब फीमेल की बॉडी में या फिर जो ओवा था फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये सारा इंडोमेट्रियम वॉल टूट जाता है और फिर से नया साइकिल अगले महीने रिपीट करता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लिखा है यही चीज़, इट इज़ रिपीटेड आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुएशन। हर बार जो है, हर मंथ जब ये ब्रेकडाउन होता है, हर मंथ जो ब्लीडिंग होती है उसके बाद जो है ये हर बार जो है रिपीट होता है, नया एंडोमेट्रियम बनेगा, नया ओवा रिलीज होगा, ये हर महीने काम चलता रहता है अनटिल जो है कह सकते हो जब तक वो फीमेल फर्टिलाइज नहीं होगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो सारा जितना तामझाम बना हुआ था ना वो सब रुका रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई उसी का तो तैयारी करती है ना फीमेल हर महीने, प्रेगनेंसी के लिए तो फीमेल हर महीने तैयारी कर रही है। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसको ही होल्ड करके रखे रहेगी अगले 9 महीने तक, जब तक बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक। देखो वन ओवम इज रिलीज्ड इन मिडिल ऑफ द एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई लगभग 13th डे पे क्या होता है, रिलीज होता है ना। देखो यहाँ पे मैंने बताया लगभग 13th डे पे। अब भाई 13th डे क्या हो जाता है, ये नियर अबाउट मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है मिडिल टाइम हो जाता है, बीच वाला पीरियड हो जाता है, ठीक। अब देखो लास्ट मेंस्ट्रुएशन की क्या बात होती है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब होता है कि फीमेल जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही क्या कर सकती है, ओवा को रिलीज कर सकती है। पहला ओवा कब रिलीज करती है, वो प्यूबर्टी पे 12 से 13 साल की उम्र में, जिसको क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना लास्ट ओवा कब रिलीज करेगी। क्यों लास्ट ओवा का नाम यहाँ पर कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो फीमेल की बॉडी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनका नंबर फिक्स था ना, 60 से 80 हजार ही क्या होता है, पर ओवरी होता है, ठीक है। लेकिन ये हर महीने रिलीज करते करते जो है एक टाइम पीरियड के बाद इनके पास ओवा रह ही नहीं जाता है, प्राइमरी फॉलिकल खत्म हो जाता है। तो जब प्राइमरी फॉलिकल खत्म हो जाएगा, जब लास्ट ओवा ये रिलीज करते हैं तो उसी स्टेज को हम लोग बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। ये कब होता है, लगभग फीमेल में 50 की उम्र में जो है कह सकते हैं 50 साल की उम्र में जो है ये क्या होता है, मीनोपॉज होता है, ठीक है। 50 की उम्र में जो है फीमेल में मीनोपॉज हो जाता है। उसके बाद कोई ओवा बचता ही नहीं, या फिर कह सकते हैं कोई भी फॉलिकल रह ही नहीं जाता जो मैच्योर हो और ओवा का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो आगे देखो,
आगे देखो क्या होता है भाई, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था। देखो मेंस्ट्रुअल इवेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है भाई। ये कब हो रहा है? प्यूबर्टी पे, ये ध्यान देना है। कब हो रहा है? प्यूबर्टी पे हो रहा है, प्रौढ़ावस्था। कब? 12 से 13 साल की उम्र में, फीमेल में 12 से 13 साल की उम्र में ये हो रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जीएनआरएच रिलीज करता है, और जीएनआरएच कहाँ पर जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है? एफएसएच एंड एलएच रिलीज करता है। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया, एक तरफ एफएसएच रिलीज कर रहा है, एक तरफ एलएच रिलीज कर रहा है। तो हम लोग एक एक चीज देखेंगे, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एफएसएच कहाँ पर गया? ओवरी पे गया, मैंने पीछे दिखाया था आपको। देखो देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर क्या है? ओवरी पे आया क्या? एफएसएच। एफएसएच कहाँ पर आया? ओवरी पे आया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? स्टिमुलेट प्राइमरी फॉलिकल को टू ग्रो। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए? ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो जब एफएसएच आता है ना, ये लगभग 6 से 10 जो है 6 से 10 प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है। आप बताओ कितने फॉलिकल है हमारे पास फीमेल की बॉडी में? एक ओवरी में जो है लगभग 60 से 80 हजार है। अब हर बार जितनी बार एफएसएच आता है वो 6 से 10 फॉलिकल को स्टिमुलेट करा देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि भाई देखो, अगर एक फॉलिकल को स्टिमुलेट कराया, पता लगा वो फॉलिकल आगे जाकर के मर गया, सही से डेवलप नहीं हुआ, तो भाई तो फिर तो ओवर रिलीज ही नहीं होगा ना, ओवर रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि वो मर गया फॉलिकल, सही से डेवलप ही नहीं हो पाया। इस वजह से एफएसएच क्या करता है? 8 से 10 फॉलिकल को जो है स्टिमुलेट करवा देता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा? उसमें से जो मजबूत वाला होगा वो डेवलप होकर के आगे बढ़ेगा और ओवा का फॉर्मेशन करेगा। और बाकी जो बचे हुए, मान लो जैसे हमने क्या किया, ऐसे 10 को जो है स्टिमुलेट करवाया, ऐसे 10 को स्टिमुलेट करवाया। अब इसमें से मान लो ये जो है डेवलप होकर के क्या बना लिया? सेकेंडरी oocyte बना भी लिया। तो बाकी ये जो रेस्ट होते हैं ना, बाकी ये जो रेस्ट इतने थे, ये सब क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। तो हाँ बताओ, हर महीने कितने डीजेनरेट हो जा रहे हैं? 8 से 9 तो डीजेनरेट ही हो जा रहे हैं। उसमें से डेवलप कौन होता है? सिर्फ एक ही होता है। अब तुम हर महीने ऐसे 8 से 10 मल्टीप्लाई करके देखो कि कितने उम्र में जो है इनका जो है 60 से 80 हजार ओवा खत्म हो जाता है। सोचो, हर महीने 8 से 10 ऐसे इवॉल्व होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर होता है और बाकी सब क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पर बताया है आपको। ठीक है, देखो स्टिमुलेट करता है क्या? 6 से 10 प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है, और क्या होता है उनका? स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल। किसमें मैच्योर? भाई देखो, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप किसमें ही होगा? सेकेंडरी में ही तो डेवलप होगा। फिर सेकेंडरी से क्या होगा? टर्सरी। फिर टर्सरी से क्या होगा? मैच्योर। यही तो काम होता है। ये कौन करवा रहा है? एफएसएच करवा रहा है। ठीक है, कौन करवाता है? एफएसएच करवाता है। देखो स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल हुआ। देखो प्राइमरी था, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्या बन गया? मैच्योर बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान दो, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर बना। तो अब ये जब डेवलपिंग जो oocyte था, या फिर फॉलिकल हम लोग बोल सकते हैं, जो फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, अब यहाँ पर एफएसएच तो कंटिन्यूअस आ रहा है। एफएसएच क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है। तो भाई जब तक एफएसएच आता रहेगा वो तब तक नए फॉलिकल को स्टिमुलेट भी तो करता रहेगा। तो हमको कितना करवाना था? 6 से 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पता लगे एक ही बार में 1000 फॉलिकल को स्टिमुलेट करवा दिया, तब तो फिर बेकार हो जाएगा ना, सारा गेम ही खराब हो जाएगा। सब बहुत जल्दी क्या होगा? हमारे फॉलिकल खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो डेवलपिंग फॉलिकल था, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी जो डेवलप कर रहा था, ये क्या करता है? ये कुछ हार्मोन को रिलीज करता है। देखो कुछ हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन है और इनहिबिन। एस्ट्रोजन और इनहिबिन। एस्ट्रोजन के फंक्शन को अभी जस्ट अगले स्लाइड पे देखेंगे। अभी इनहिबिन देखते हैं। इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिट करने का काम करता है। नाम से ही पता चल रहा है क्या है? इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिट करने का काम करता है। किसको इनहिबिट करता है? देखो ये क्या करेगा? ये जो है जा करके नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? ये समझिएगा, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? हाइपोथैलेमस को। किसको देता है? हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। अब हाइपोथैलेमस को जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो यहाँ पर समझिए, हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या होगा? इनहिबिन जाकर के काम करेगा। इनहिबिन इसके ऊपर काम करेगा, तो ये क्या करेगा? जीएनआरएच को नहीं बनने देगा, या कह सकते हैं इसको कम कर देगा। जब ये जीएनआरएच कम करने लगेगा तो उसके साथ में क्या होने लगेगा? जीएनआरएच कम होगा तो एफएसएच भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के वो काम करने लगेगा, एफएसएच को भी कम कर देगा। जब एफएसएच नहीं रिलीज होगा तो नए फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे क्या?
नहीं होंगे। ठीक है, तो इनहिबिन का सिंपल सा काम क्या होता है, ये ग्रोइन फॉलिकल जो इनहिबिन को रिलीज कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिलीज कर रहे थे ताकि एफएसएच का फॉर्मेशन रुक जाए। एफएसएच नहीं बनेगा तो हमारे जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरी के अंदर बचे हैं बेचारे, वो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ऐसे आग मिलता रहेगा, गर्म होकर लावा फूटता रहेगा तो सब तो मर ही जाएंगे ना। सब हमको बनाना एक ही था और बन जाएंगे सारे एक बार में, तो सब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा ना, फिर फीमेल की बॉडी में कोई ओवा रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये इनहिबिन रिलीज करता है और नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से जीएनआरएच एंड एफएसएच का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो ये मैच्योर फॉलिकल हो चुका था, मैच्योर फॉलिकल हो चुका था कौन, हमारा प्राइमरी फॉलिकल। तब इस पे क्या होता है, जो एलएच रिलीज हो रहा था कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, कौन करा रहा था, जीएनआरएच। तो उस केस में क्या होता है, एलएच जो है, एलएच की मात्रा जब बढ़ जाती है, एलएच बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो है ये आकर के इकट्ठे मैच्योर फॉलिकल के ऊपर काम करता है। देखो मैच्योर फॉलिकल कैसा था, ऐसा था ना, यहाँ पर ये क्या था, ये सेकेंडरी oocyte था। ठीक है, यहाँ पर सब क्या था, ऐसे 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 लगा हुआ था, अब ग्राफिन वो क्या थे, फॉलिकुलर सेल्स थे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या था, कोरोना रेडिएटा भी लगा देता हूँ मैं, देखो ऐसे था। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, एलएच जब काम करेगा तो क्या होगा, ये वॉल जो होती है, ये वॉल यहाँ पे ऐसे डिजेनरेट हो जाती है, वॉल यहाँ से डिजेनरेट हो जाती है और इसमें से क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा, ये निकल गया और इसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बन गया, ओवुलेशन हो गया, किसकी वजह से, एलएच हार्मोन की वजह से, एलएच सर्ज की वजह से। देखो एलएच किसके ऊपर काम किया, मैच्योर फॉलिकल के ऊपर। एलएच सर्ज मतलब एलएच का कह सकते हो, एलएच हार्मोन कह सकते हो, उसका अमाउंट है। ठीक है, ये एलएच की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इकट्ठे बढ़ जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एलएच सर्ज, और वह करके किसके ऊपर काम करता है, मैच्योर फॉलिकल के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, ओवा या फिर सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो ये जो मैच्योर फॉलिकल था, ये जो मैच्योर फॉलिकल था, जब इसके अंदर से ओवा निकल जाता है ना, तो ये फॉलिकल सेल बची रह जाती है। देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको, फॉलिकल सेल बची रह जाती है। देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो ये ओवा क्या हुआ, रिलीज हो गया, तो ये सेल जो है पीछे छूट जाती है, और ये जो पीछे छूट जाती है ये सेल, ये पीछे छूट जाती है, इसको हम लोग बोलने लगते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम सेल क्या होता है, बचा रह जाता है इसके अंदर से, जिस मतलब ऐसा समझ लो, जो मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल था, उसके अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte भरा हुआ था, और उसने क्या हुआ, एलएच सर्ज हुआ, तो एलएच सर्ज से क्या हुआ, ओवा वो निकाल दिया बाहर। ओवा जैसे ही बाहर निकाल दिया, जो मैच्योर फॉलिकल था उसके अंदर अब ओवा नहीं रह गया है, वो अब लूट चुका है, उसके अंदर से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte निकल चुका है, अब वो लूट चुका है, एक नॉर्मल सेल का जैसा कह सकते हैं, खाली पैकेट के जैसा, खाली खोखे के जैसा रह चुका है। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब लूट तो भले चुका है, लेकिन वो कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी हमारे लिए जरूरी होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के लिए अभी भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है। यहाँ पर भी देखो डेवलपिंग फॉलिकल भी एस्ट्रोजन बना रहे थे, और ये कॉर्पस ल्यूटियम या फिर कह सकते हैं जिसके अंदर से, मैच्योर फॉलिकल के अंदर से जिसमें से ओवा निकल चुका है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा है। तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, उसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, एलएच हार्मोन जो यहाँ पर सर्ज करके मैच्योर फॉलिकल को जो है मतलब मैच्योर फॉलिकल से ओवुलेशन करवाया था, वो एलएच आकर के कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। देखो क्या लिखा है, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों मेंटेन करता है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बना रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही जो है फीमेल के यूट्रस को डेवलप करवाते हैं, फीमेल के यूट्रस को डेवलप करते हैं, इंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रखते हैं। तो भाई इंडोमेट्रियम की वॉल को डेवलप करना, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है फॉर द प्रेगनेंसी। तो अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा, तुरंत ही मर गया, ओवा को रिलीज कर दो, कॉर्पस ल्यूटियम कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ मरने, तब तो भाई प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं। तो फिर फीमेल के अंदर जो यूट्रस का डेवलपमेंट होना है, इंडोमेट्रियम वॉल का डेवलपमेंट होना है, वो होगा ही नहीं। तो जब यूट्रस या फिर इंडोमेट्रियम वॉल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो जाइगोट जाकर के इम्प्लांट कहाँ पर होगा, प्रेगनेंसी कहाँ पर होगी। तो इस वजह से जरूरी होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को हम बचा करके रखें,
कॉर्पस ल्यूटियम को बचा कर रखें और उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनने दे ताकि हमारी प्रेगनेंसी हो सके। देखो कैसे, देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, सबसे पहली बात देखो एस्ट्रोजन कहाँ से बनना चालू हो गया था, यहीं पर जो डेवलपिंग फॉलिकल थे वही एस्ट्रोजन बनाने लगे थे। तो एस्ट्रोजन तुरंत निकल करके क्या करता है, पहले एस्ट्रोजन ही जाता है कहाँ पर, यूट्रस पे, पहले यही जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोजेस्टेरॉन तो बाद में आता है, कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से। एस्ट्रोजन पहले आता है डेवलपिंग फॉलिकल से। ये क्या करता है, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड इंक्रीज द थिकनेस। तो अगर यहाँ पर मैं यूट्रस को बनाऊं, देखो ये यूट्रस को बना दूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये जो ग्रीन लाइनिंग है इसी में पेरीमेट्रियम भी है, इसी में क्या है, मायोमेट्रियम भी है। मैं सीधा सीधा क्या बना देता हूँ, सीधा सीधा मैं आपको इंडोमेट्रियम बनाता हूँ। देखो ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है। कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन ही बनाना चालू कर देता है, ठीक है, बनाना चालू कर दिया, मोटा करना चालू कर दिया। और इसके साथ साथ में और ये क्या करता है, एस्ट्रोजन इनहिबिट मॉडरेटली रिलीज ऑफ द जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच। देखो ये चीज हमने यहाँ पीछे ही देख लिया था। देखो ये क्या कर रहा था, ये इनहिबिन भी तो रिलीज करता है ना साथ साथ में, और एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन भी जो है नेगेटिव फीडबैक दे रहा है जीएनआरएच और एफएसएच के लिए, ताकि जो है नया ओवुलेशन ना हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा इनहिबिट भी करता है किसको, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच को जो है थोड़ा सा इनहिबिट करता है, कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब आगे देखते हैं एफएसएच क्या करता है भाई। देखो थोड़ा थोड़ा क्या है, यूट्रस की लाइनिंग बन चुकी है, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन चुकी है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन देखो क्या कर रहा है भाई, प्रोजेस्टेरॉन भी जाता है कहाँ पर, यूट्रस के ऊपर जाता है। यूट्रस के ऊपर के जा करके जो है ये क्या कर रहा है, मेंटेन द थिकनेस, जो ये थिकनेस बना था ना इसको और मोटा करता है और बढ़िया से बनाता है और अच्छे से बनाता है। कहता है बहुत सही काम किया तुमने एस्ट्रोजन, लेकिन मैं तुम्हारी और थोड़ी सी मदद कर देता हूँ और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। ये और अच्छे से उसको बना देगा इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या करता है, इंक्रीज द सिक्रीटरी नेचर। देखो इंक्रीज द सिक्रीटरी नेचर ऑफ द इंडोमेट्रियम, ये इनकी सेल को जो है कह सकते हो सिक्रीटरी नेचर का बना देता है। इनकी सेल को, इंडोमेट्रियम की सेल को या इनकी वॉल को जो है कैसा बना देता है, सिक्रेटरी नेचर का बना देता है। और ये क्या सिक्रेट करता है, सिक्रेट ग्लाइकोजन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो यहाँ पर जो जाइगोट आकर के इम्प्लांट होगा, जो जाइगोट यहाँ पर आकर के मान लो ऐसे इम्प्लांट होगा, तो अब यहाँ पर बेबी डेवलप होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ढेर सारा लिक्विड रिलीज करता है, ढेर सारा लिक्विड रिलीज करता है, ताकि जो जाइगोट आकर के यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। क्या मिले, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन देखो कैसे मिल रहा है, ग्लाइकोजन से। कौन रिलीज करता है, इंडोमेट्रियम की वॉल रिलीज करती है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। और उसके साथ में देखो ये क्या कर रहा है, ये भी क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच एंड एफएसएच, क्योंकि अब यहाँ पर एफएसएच और एलएच की जरूरत नहीं रह जाएगी, इसकी वजह से जो है इनका रिलीज कम कर देता है या फिर इनको इनहिबिट करवा देता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन भी इनहिबिट करवाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और उसके साथ में इनहिबिन तो था ही, ठीक। आगे देखते हैं भाई, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इवेंट था उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं कि कैसे जो है फीमेल की बॉडी में जो इंडोमेट्रियम की वॉल में चेंजेस होता है उसको देख लेते हैं, हार्मोनल चेंजेस कैसे होता है उसको देख लेते हैं, ओवरी के अंदर कैसे चेंजेस होता है उसको देख लेते हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंजेस आता है उसको भी देखते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख तो रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, एकदम लाजवाब दिख रहा है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हार्मोन से चलते हैं, ठीक है, हार्मोन से चलते हैं। हार्मोन में देखो ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है भाई, पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन हम लोग हाइपोथैलेमस का नाम भी थोड़ा सा ले लेते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, जीएनआरएच आएगा, जीएनआरएच किसके ऊपर जाता है, पिट्यूटरी के ऊपर जाता है। पिट्यूटरी फिर क्या करता है, एफएसएच रिलीज करता है, क्या करता है, एफएसएच रिलीज करता है। फिर एफएसएच क्या करेगा भाई, ये ओवरी के ऊपर आएगा, ओवरी के ऊपर आएगा, ठीक है, ओवरी के ऊपर आएगा। फिर ओवरी के ऊपर आने के बाद क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा, प्राइमरी कह सकते हो, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा। फिर वो किस में डेवलप होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होगा, सेकेंडरी से टर्सरी में होगा, टर्सरी से क्या होगा, मैच्योर में हो जाता है, टर्सरी से मैच्योर में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया था आप लोग को पीछे भी, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जब डेवलप हो रहा था मैच्योर तक, तो यहाँ पर सोचिए क्या हो रहा था, ये सब एक हार्मोन भी तो रिलीज कर रहे थे, हार्मोन रिलीज कर रहे थे ना, कौन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या कर रहे थे, हार्मोन भी रिलीज करते थे। कौन सा हार्मोन रिलीज करते थे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के साथ साथ इनहिबिन, इनहिबिन भी तो रिलीज करते थे,
ठीक है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन रिलीज करते थे। इनहिबिन क्या करता था, नेगेटिव फीडबैक देता था एफएसएच को और जीएनआरएच को, नेगेटिव फीडबैक देता था भाई, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देता था ताकि ये नया एफएसएच ना आए और नए फॉलिकल को स्टिमुलेट ना करे। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन का देखो, एस्ट्रोजन और क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एट वेरी हाई लेवल, एट वेरी हाई लेवल एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, इट गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक। जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एलएच को और एफएसएच को, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन को, ये दोनों हार्मोन को, ये दोनों हार्मोन को जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई होती है। एस्ट्रोजन की मात्रा कब बढ़ जाएगी, जैसे जब ये मैच्योर फॉलिकल हो गया रहेगा उस टाइम पर जो है एस्ट्रोजन की मात्रा, देखो मैच्योर फॉलिकल हुआ, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है कि नहीं, बढ़ गई है ना। मैच्योर फॉलिकल क्या कर रहा है, ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर, देखो ये लेवल ही तो दिखाया है ना, ये जो ग्राफ है ये लेवल ही दिखा रहा है। यहाँ पर एस्ट्रोजन जैसे मैच्योर हुआ है फॉलिकल, वहां पर एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है किसको, एफएसएच एंड एलएच को जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से क्या होता है इसको समझिए, एलएच और एफएसएच को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच की मात्रा जो है अचानक से बढ़ जाती है। एलएच और एफएसएच की मात्रा अचानक से बढ़ जाएगी। देखो जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ी, एस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ी, उसी के साथ में ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है किसको, एलएच और एफएसएच को, जिसकी वजह से देखो एलएच हार्मोन की मात्रा भी बढ़ गई और एफएसएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है अचानक से। कौन जिम्मेदार है उसके लिए, कौन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच एंड एफएसएच को। ठीक है, जैसे मैच्योर फॉलिकल बना हुआ रहता है, ये तुरंत जैसे मैच्योर फॉलिकल एलएच और एफएसएच का क्या होता है, सर्ज आता है, मेनली एलएच का सर्ज, किसका, एलएच का सर्ज, एलएच का सर्ज जैसे ही आया तुरंत क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल से ओवुलेशन हो जाता है। क्या होता है, देखो ओवुलेशन, ओवुलेशन में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ठीक है, देखो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte आ गया। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte आ गया तो अब ये एलएच का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, एफएसएच का लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte तो चला गया, ये क्या था, सेकेंडरी oocyte था। अब ऐसा समझ लो सेकेंडरी oocyte चला गया अपना काम करने। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जाएगा, फर्टिलाइजेशन का इंतजार करते हैं, यूट्रस में चला जाएगा, मतलब कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। लेकिन अब ये ग्राफियन फॉलिकल किसके पास है, किसके पास, ओवरी के अंदर ना। देखो ओवरी के अंदर आपको मैंने दिखाया था ना, ये मान लो ओवरी बना देता हूँ। अब यहाँ पर जब देखो ये ओवुलेशन हुआ था तो यहाँ से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ही यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या हो गया, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम आ चुका है। क्यों, क्योंकि भाई मैच्योर फॉलिकल से ओवा रिलीज हो चुका है ना, तो अब ये खाली लुट चुका है, जो मैच्योर फॉलिकल था वो लुट चुका, उसके अंदर से ओवा निकल चुका। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकलता है और एस्ट्रोजन की मात्रा कम निकलती है। ठीक है, तब ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनना चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ओवेरियन हार्मोन में क्या हो रहा था, जब ये सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल तक गए थे तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा था। शुरू में एस्ट्रोजन ही तो बढ़ता है ना, ये इनसे क्या होता है, एस्ट्रोजन ही निकलता और इनहिबिन निकलता है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, एस्ट्रोजन बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे ओवुलेशन हो गया एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती, थोड़ा सा एस्ट्रोजन की मात्रा थोड़े समय के लिए कम होती है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो जाती है। देखो मैंने लिखा भी है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज करता है कौन, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो जाता है। अब क्या होता है, देखो जो एस्ट्रोजन यहाँ पर आया था, जो एस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज किए थे, ये एस्ट्रोजन क्या करते हैं ये एस्ट्रोजन जाकर के इंडोमेट्रियम वॉल, ये देखो ये नीचे इंडोमेट्रियम वॉल है, इंडोमेट्रियम वॉल को भी क्या कर रहा है, डेवलप करवा रहा है। ये डेवलप कर रहा है, इंडोमेट्रियम वॉल को भी क्या करता है, ये डेवलप करवा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करवा रहा है। ठीक, अब जैसे ओवुलेशन हो गया और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ये प्रोजेस्टेरॉन भी तो बना दिया। अब प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करेगा, ये भी आकर के इंडोमेट्रियम वॉल पे काम करना चालू करेगा और इसको और अच्छे से डेवलप करवाएगा। मैंने आपको पीछे समझाया था, और अच्छे से डेवलप करवाएगा भाई, डेवलप करा, एस्ट्रोजन भी आ रहा साथ में, ये दोनों मिलकर के क्या करे, डेवलप करवा रहे हैं किसको, इंडोमेट्रियम की वॉल को। और यहाँ से क्या हो गया, ये ओआर रिलीज हुआ था,
ये सेकेंडरी oocyte आया 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 आया। मान लो अब ये कौन सा दिन, यहाँ पर देखो डेज भी दिखाया, 1 2 मतलब 1 3 5 ऐसा थोड़ा डैश डैश करके दिखाया है। देखो कब रिलीज हो रहा था, हुआ 13th डे पे, नियर अबाउट 13 से 14 डे पे रिलीज हो रहा था। तब ये देखो ये ओवा सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte जो है कितने दिन तक का इंतजार कर रहा है भाई, ये समथिंग समझ लो कि ये 14वें दिन पर अगर रिलीज हुआ है तो समथिंग 27-28 दिन तक इंतजार कर रहा है, 27-28 दिन तक इंतजार कर रहा है। किसका? स्पर्म का। स्पर्म का वेट कर रहा है कि भाई स्पर्म आओ, फर्टिलाइजेशन करो, मुझे जाइगोट बनाओ। लेकिन अगर इसको स्पर्म मिल गया तो चलो फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर नहीं मिला तो 27-28 दिन बाद जैसे नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये टूटना चालू हो जाएगा। इंडोमेट्रियम वॉल देखो टूट गया बेचारा, इंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। देखो ब्लीडिंग चालू हो गया, टूटने लगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये यहाँ से साइकिल फिर वापस से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। शुरुआती समय में 3-4 दिन के लिए क्या होता है, इंडोमेट्रियम वॉल टूट रहा होता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम वॉल टूट रहा होता है तो उसी टाइम पर क्या होता है, फीमेल में ब्लीडिंग होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तब ये फिर से क्या होगा, फिर से अगले महीने पूरी वापस से नई साइकिल बनेगी, एफएसएच आएगा, फिर ओवेरियन इवेंट होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल सब डेवलप होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे बढ़ेगा और फिर से इंडोमेट्रियम वॉल कैसे जनरेट होगा, ये सब आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज स्पेशल करके बताना चाहता था। देखो ये स्पर्म की लाइफ जो है, स्पर्म जो है जब फीमेल की बॉडी में आता है, ठीक है, मेल की बॉडी से इजेकुलेट होकर के जब फीमेल की बॉडी में आता है तो उसकी लाइफ जो है लगभग 48 आवर होती है, मतलब फीमेल की बॉडी में 48 आवर्स तक रुक सकता है। और वही ओवम की लाइफ की बात करते हैं तो ओवम की लाइफ की बात करते हैं तो ओवम अपने ही बॉडी के अंदर जो है 24 आवर के लिए जो है जब रिलीज होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से 24 आवर के लिए जो है जिंदा रहता है। अब हम लोगों अब इससे कह सकते हो कि भाई 24 आवर के लिए ओवम जिंदा रहता है, तो फिर ये 14वें दिन पे रिलीज होकर 28 दिन तक इंतजार कैसे कर रहा है, तो भाई 28 दिन तक ये इंतजार ओवम नहीं इंतजार कर रहा है फर्टिलाइजेशन का, इंतजार करता है इंडोमेट्रियम की वॉल कि ओवा रिलीज हुआ होगा, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर आकर के इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो वो इंतजार कर रहा है। एक्चुअली में इंतजार कौन कर रहा है, इंडोमेट्रियम की वॉल इंतजार कर रही है, लेकिन वो बेचारा मुंह लटका के आ जाता है। जब ये 24-25 दिन हो जाता है, 26-27 दिन, मुंह लटका के आता है, अबे भाई स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसा है, छोड़ो जा रहे दो, अब अगले महीने फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ओवा जैसे ही आएगा मुंह बना करके इंडोमेट्रियम देखेगा तो इंडोमेट्रियम टूट जाता है बेचारा, दुख में सब एकदम सर हाथ पैर पकड़ मतलब ऐसा पटक के रोने लगता है। फिर उस चक्कर में इंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, सब टूट टूट करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं हम लोग भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया और उसके साथ साथ में क्या हो गया, फीमेल गैमिटोजेनेसिस या फिर जिसको हम लोग oogenesis बोलते थे, ये खत्म हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भाई मस्त समझा रहेगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछिए, और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है टेलीग्राम चैनल का, और इसके साथ में इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप पर्सनली आकर के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। और जो भी हम लोग यहाँ पर जो है लेक्चर पढ़ते हैं, इनका PDF नोट्स भी आपको एकदम से फ्री में आसानी से जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं भाई, एकदम फ्री में मस्त कह सकते हो A4 साइज का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन है। तो अभी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।